नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के बाद स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, गरीबों को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले बाहर। आधुनिक भारत, सक्षम भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में बयान। कहा, संविधान को जीते हैं हम। तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की नीति पर काम। देश अब किसी भी महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने दी जानकारी। वित्त मंत्री की सांसदों से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को अपने क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की अपील। सबसे पहले बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी हो गई। 2 दिन तक चली चर्चा के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस में हिस्सा लिया। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह गरीब का दर्द समझते हैं, इसलिए उनकी सरकार ने गरीबी की समस्या के समाधान की कई योजनाएं बनाई हैं और गरीबों को फायदा पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से किया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार न सिर्फ गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, गरीबों की समस्या के समाधान के लिए हेल्थ कार्ड, शौचालय, हर घर में नल से जल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से न केवल गरीब लोगों के जीवन आसान हुआ है बल्कि उन्हें हजारों करोड़ रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात, एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस
घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी। न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। 2013-14 में 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए उस पर इनकम टैक्स माफी थी, और आज 12 लाख रुपए संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए, और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके अगर 75,000 जोड़ दें
तो 1 अप्रैल के बाद देश में जो सैलरीड क्लास हैं उनके 13.25 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को ओपन कर दिया और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव और परिणाम देश को देखने के लिए मिलने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एआई, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी की चर्चा हम तो गेमिंग का भी महात्मा क्या होता है इसके लिए भी प्रयास करने वाले लोगों में से। मैंने देश के नौजवानों से कहा है कि दुनिया का गेमिंग क्रिएशन का, क्रिएटिविटी वर्ल्ड का कैपिटल भारत क्यों न बने। और मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई है। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और
तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लिए फ्यूचर रेडी शहर वो भी बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इसे चुनौती और संकट नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर मानना चाहिए और हमने उस दिशा में काम आगे करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अवसरों का प्रसार होता है। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहां संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली पहली नमो रेल, उसका लोकार्पण था और मुझे भी उसमें यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों को पहुंचे, ये हमारी आने वाले दिनों की जरूरत है और हमारी दिशा। इससे पहले आज लोकसभा के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र रखे गए।
जिनमें वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के दस्तावेज शामिल थे। इसके साथ ही शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। प्रश्नकाल में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि सभी किसानों की आय बढ़ाना प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2019 में इस सरकार ने तय किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए लागत पर 50% का मुनाफा जोड़कर किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मिलिंग कोपरा का एमएसपी है 11,582 रुपया प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का एमएसपी है 12,100 रुपया प्रति क्विंटल। मिलिंग कोपरा का एमएसपी मैं बताना चाहता हूं 2014 में था, केवल जब उधर की सरकार थी, केवल 5,250, जिसको बढ़ा के 11,582 रुपया कर दिया गया है। ऐतिहासिक वृद्धि उसमें की गई है। बाल कोपरा का भी 5,500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 12,100 रुपया एमएसपी कर दिया गया है और पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कुल 2,73,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य है 3,079.68 करोड़ रुपया। ये खरीद मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर एमएसपी के नीचे कीमत जाती है तो सरकार कोपरा को भी और मिलिंग कोपरा को भी पूरा खरीद के नारियल के किसानों को भी लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। एक दूसरे सवाल के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फसल बीमा योजना में किसानों को बिना देरी के भुगतान हो रहा है। पहले जो फसल बीमा योजना थी वो बहुत डिफेक्टिव थी। कई बार 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल लग जाता था, लेकिन अब ये तय किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कि फसल कटाई के अधिकतम 1 महीने के बाद जो परिणाम आते हैं फसल कटाई के, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे और वो रिपोर्ट मिलने के बाद फसल का जो दावा है उसका भुगतान किसानों को कर दिया जाए। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ही संपूर्ण भुगतान करती थी, राज्य और केंद्र मिलकर, तो देर लगती थी। अब हमने तय किया है कि अगर राज्य सरकार उपज के आंकड़े भेज दे और उसमें देर अगर बीमा कंपनी करेगी तो 12% उनको ब्याज देना पड़ेगा, जितनी देर होगी भुगतान में उस पर। बुलेटिन में अब बात राज्यसभा की कार्रवाई की। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हुई। राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य एस फांगनॉन कोनियाक को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। उनका जन्मदिन 5 फरवरी को है। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें आयुष मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल रहे। इसके अलावा विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके समाधान की मांग की। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने गिद्धों के संरक्षण की ओर ध्यान दिलाया। बीजेडी सांसद शुभाशीष खूंटिया ने पुरी में ओवरब्रिज के निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया। बीजेपी की धर्मशीला गुप्ता ने दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी ने नेशनल हाईवे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की ओर ध्यान दिलाया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि देश अब किसी भी महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है
और वायरस से होने वाली बीमारियों का त्वरित पता लगाने की भी पूरी व्यवस्था है। वो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। We get diseases because of pesticides, we get diseases because of environment, we get diseases because of the nature of the plants which is changing, we get diseases because of the medicines which are being given to the animals. What is the impact altogether? So for that we have also started, which is known as the National One Health Mission, which has been started under Prime Minister Modi at Nagpur, and to the cost of 112 crore rupees. And we also had a test which we call as Vishanu Yudh Abhyas, that was done in Ajmer. It was a mock test, just to see that whether our health system is prepared for it or not. So we are very vigilant on that account. प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सांसदों से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को अपने अपने क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए कहा कि इस स्कीम का दूसरा पायलट कार्यक्रम जनवरी 2025 में शुरू हुआ है। And this scheme, internship, is meant for people who till then couldn't find an opportunity because either they are not skilled enough or they are not trained enough. And therefore the intent of the program itself is not to provide job but to provide an exposure, and through the internship some kind of a awareness of what is there in the market for which they have to be trained. So the intent itself was only to provide exposure and some kind of a skilling within, in a very loose sense, skilling within the organizations. So it was part of the government's attempt to provide jobs, at the same time provide for those who are still not ready for the market that kind of a readiness to be provided. So that was the intent of the scheme. Thank you. राज्यसभा में भी लगातार दूसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष ने बहस के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों और नीतियों की प्रशंसा की, वहीं विपक्ष ने सरकार के कामकाज और नीतियों पर सवाल उठाए। भारत सरकार 5,36,000 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। महोदय, आवास मिल जाए और जल ना हो, और बिना जल के व्यक्ति का जीवन गुजर नहीं सकता। हमने वो दृश्य देखा है कि कई किलोमीटर चल करके और लोग पीने के पानी की व्यवस्था करते थे, हैंडपंप लगाते थे, तो हैंडपंप में भी 200, 300, 500 और 1000 फीट तक पानी उपलब्ध नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2019 में जल जीवन मिशन प्रारंभ किया, और इस जल जीवन मिशन के प्रारंभ करने के साथ ही हर एक घर को नल से जल मिले, इसकी व्यवस्था करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर हमारे पास हमारे बफर स्टॉक के अलावा अगर हमारे पास अनाज है तो हमने ऐसा क्यों करना चाहिए? आज इस देश में ऐसे भी नागरिक हैं जो गरीब हैं और जो गरीब नहीं भी हैं और थोड़ा उसके ऊपर बीपीएल के ऊपर भी हैं, लेकिन आज उनको अनाज अगर हम देते हैं, उनको एडिशनल मदद, अधिक मदद करने की कोशिश करते तो क्यों नहीं होना चाहिए? और उसी तहत कोविड के समय पर जो लोगों को परेशानी महसूस हुई, मुफ्त अनाज की शुरुआत हुई 80 करोड़ लोगों को 3 साल लगातार मिला, और आज अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है इस सरकार ने कि आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। तो अच्छी बात है, इसमें किसी को विरोध करने की क्या जरूरत है? हमारे भारत के भी अलग अलग पहलुओं पर, उसमें ह्यूमन कैपिटल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रहना करना हो, हमारी विदेश नीति हो, हमारी औद्योगिक नीति हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीज़ों को जब तक हम मिलाकर एक अच्छा सशक्त भारत बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। लेकिन एक समाधान की बात हम सब लोगों को होना चाहिए कि एक अच्छी सरकार, मजबूत सरकार और एक कुशल नेतृत्व भारत को जो मिला है, 10 साल से मिला है और अगले 5 साल के लिए मिला है, और कई वर्षों तक ये भारत हमारा जो विकसित हमको नजर आएगा, वो लोगों को इस सरकार के कंट्रीब्यूशन को, नेतृत्व को जरूर सराहना पड़ेगा। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।